हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मीनिंग है वो क्या है, यानी जो सोलमनाइजेशन है उसका अर्थ क्या है। तो सोलमनाइजेशन का मतलब है विवाह को विधिवत या कानूनी रूप से संपन्न करना, यानी जो विवाह किया है उसको कानूनी रूप से संपन्न करना, यानी कानूनी मान्यता दिलाना। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। यानी यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि दो पार्टीज ने मिलकर एक धर्म के आधार पे शादी कराई और वो हो गया, ऐसा नहीं है। उसे सिर्फ ये धार्मिक अनुष्ठान में इसको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि यह एक कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है इसमें। उसी को हम जो है सोलमनाइजेशन कहा जाता है, यानी इसको कानून के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। विवाह पंजीकरण, मैरिज रजिस्ट्रेशन और संस्कार दोनों इसमें शामिल होते हैं। यानी कि इसको धार्मिक आधार पे भी किया जाता है, यानी दो पार्टीज मिलकर अपने धर्म के आधार पे भी दो व्यक्तियों की मैरिज करा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ विवाह का जो पंजीकरण है, अगर ये भी करा दिया जाता है तो ये दोनों मिलकर ही जो विवाह होता है वो सोलमनाइजेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पति पत्नी के रिश्ते को वैधानिक मान्यता मिलती है। जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है उसे लीगल राइट्स मिलते हैं, लीगल मान्यता मिलती है, अधिकार मिलते हैं और जो कर्तव्य हैं वो भी तय होते हैं, यानी उनके राइट्स भी तय होते हैं, उनको अधिकार भी मिलते हैं। और जो उनकी ड्यूटीज होती है वो भी तय करते हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे के लिए क्या ड्यूटीज हैं और क्या राइट्स है, दोनों ही मिलते हैं। संतान की वैधता होती है, यानी कि जो इसमें सोलमनाइजेशन से जो मैरिज होती है उसमें संतान वैध मानी जाती है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब आपकी जो संतान है वो वैध है। संपत्ति, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। अगर आप मैरिज सोलमनाइजेशन मैरिज है, यानी कि आपकी जो धार्मिक तरीके से भी मैरिज हुई और आपने बाद में उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया है, तो इसका मतलब आपकी मैरिज सोलमनाइजेशन है। तो इसमें जो संपत्ति का है और उत्तराधिकार के आपको अधिकार मिलते हैं, यानी आप जो हस्बैंड और वाइफ है, जो उनका है पीछे से चीजें चली आ रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी है जो भी है उनका, उसमें उनको उत्तराधिकार घोषित किया जाता है और जो संपत्ति है उसका भी उनको अधिकार मिलता है। जो कानून के अन्य अधिकार है वो भी मिलते हैं, जैसे कि वाइफ को मेंटेनेंस वगैरह के अधिकार भी इसमें मिलते हैं। लॉ गवर्निंग सोलमनाइजेशन कानून, यानी कि जो भी हमारे धर्म है उसके हिसाब से क्या क्या कानून है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू की। ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, यानी कि जो हमारे धर्म हैं, और इधर है जो कानून लागू होंगे वो किसके जरिए होंगे और इसमें वर्ष है कि ये कब बनाए गए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदू जो विवाह है, हिंदू जो धर्म है उसकी। तो इस जो हिंदू में है इसमें आते हैं हिंदू, सिख, जैन और जो बुद्धिस्ट है वो धर्म के लोग आते हैं हिंदू धर्म में ही। तो इसको जो लॉ है वो बनाया गया है इनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी मैरिजेस होती हैं। ये 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा धर्म आता है मुस्लिम। इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत कानून बनाए गए हैं और ये कस्टमरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ईसाई धर्म, यानी कि क्रिश्चियन। इसको भी हमारे इसमें अलग से इनके लिए भी लॉ बनाया गया है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसका नाम। ये 1872 में बनाया गया था। पारसी, एक पारसी धर्म होता है उसके लिए भी मैरिज एक्ट बनाए गए हैं, इन्होंने इसके लिए लॉ बनाया है पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। इसको 1936 में बनाया गया था। अन्य होते हैं इंटर रिलीजन होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल मैरिज एक्ट है उनके लिए भी, और ये 1954 में बनाया गया था। यानी इससे अलग भी कुछ धर्म के लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। अब हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की, जो कि 1955 में बनाया गया था। यानी ये क्या है हिंदू मैरिज एक्ट? तो इसमें सबसे पहले विवाह केवल तभी मान्य होता है जब दोनों पक्ष हिंदू होते हैं। आयु की जो सीमा है वो पुरुष की 21 वर्ष होती है और महिला की 18 वर्ष होती है। यानी पुरुष 21 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, और जो महिला है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए। विवाह के समय एक पत्नी या पति, जब विवाह होता है तो उस टाइम आपका मतलब आप पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, आपकी सिर्फ एक ही पत्नी है और एक ही पति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से शादीशुदा और आप फिर दोबारा से शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सोलमनाइजेशन के तरीके क्या है इसमें? धार्मिक रीति रिवाज होता है इसमें, जैसे कि हिंदुओं में फेरे वगैरह होते हैं वो होते हैं इसमें।
और जो आर्य समाज के रिचुअल्स होते हैं वो भी होते हैं इसमें, उनके अलग से रिचुअल्स हैं कुछ। अब हम बात करेंगे मुस्लिम जो मैरिज है उसकी। तो मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, इसमें विवाह एक नागरिक यानी कि एक भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जो मुस्लिम मैरिज में होता है, इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसकी जो मुख्य शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो है सबसे पहले प्रस्ताव होता है, एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है शादी का और जो दूसरा व्यक्ति है उसे स्वीकार करता है, दूसरी पार्टी स्वीकार करती है। इसमें गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, कम से कम 2 पुरुष या 1 पुरुष प्लस 2 महिलाएं होनी चाहिए, या तो 2 पुरुष हो गवाही के तौर पे या फिर 1 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए, तभी यह विवाह माना जाता है। इसके बाद मेहर होती है, दहेज भेंट में जिसे पति पत्नी को देता है। एक मेहर होती है जिसमें कि जो पति है वो अपनी पत्नी को देता है गिफ्ट के तौर पे। ये शादी के समय भी दी जा सकती है और उसके बाद भी दी जा सकती है। कानूनी मान्यता, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसके तहत जो इसमें कानूनी मान्यता प्राप्त मिलती है, तो जो मुस्लिम है हमारी कंट्री में, तो उनके लिए अलग से लॉ बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो उसके तहत ही इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, यानी कि ये 1872 का एक्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पादरी होता है जो कि प्रिस्ट होता है या फिर मैरिज रजिस्ट्रार होता है, उसकी उपस्थिति में ही ये मैरिज होती है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो मैरिज भी लीगल नहीं मानी जाती, तो इसलिए उसका उपस्थित होना जरूरी है, या तो पादरी हो या फिर मैरिज रजिस्ट्रार हो। इसकी कंडीशंस क्या है, इसमें भी पुरुष 21 वर्ष का होना चाहिए और महिला है जो वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। पुरुष 21 वर्ष से ज्यादा हो सकता है लेकिन 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और महिला भी जो 18 वर्ष से ज्यादा हो सकती है लेकिन 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए, जो गवाह है वो बहुत जरूरी है। चर्च या रजिस्ट्री ऑफिस में सोलमनाइजेशन होता है, चर्च या रजिस्ट्री जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है उसमें होता है ये जो सोलमनाइजेशन है, जो कानूनी रूप से मान्यता मिलती है। जो विवाह पंजीकरण अनिवार्य है, इसके बाद शादी का जो है रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपका विवाह जो है सोलमनाइजेशन माना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले धर्म की, जो कि है पारसी मैरिज। पारसी मैरिज एक्ट बनाया गया था 1936 में। तो इसमें भी एक जो पारसी पुजारी होता है, जो प्रेस्ट होता है, उसके द्वारा मैरिज कराई जाती है, उसका होना जरूरी होता है। अनुष्ठान होते हैं, आशीर्वाद सेरेमनी होती है, फिर गवाह, इसमें भी गवाह इंपॉर्टेंट है, गवाहों की उपस्थिति होती है, और विवाह के बाद जो है पंजीकरण कराया जाता है, यानी कि जो विवाह उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तभी यह विवाह लीगल माना जाता है, सोलमनाइजेशन माना जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट की। अगर इन सब चीजों से अलग है कोई चीज, यानी इंटरकास्ट मैरिज होती है, अलग अलग धर्म के लोग मैरिज करते हैं, तो उसके लिए बात की गई है। एक हमारे लिए हमारी कंट्री में एक और मैरिज एक्ट बनाया गया है जिसे कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। ये 1954 में बनाया गया था। यह उन लोगों के लिए है जो अलग धर्म के हैं और जो इंटरकास्ट विवाह करना चाहते हैं। इसकी कंडीशंस क्या है, नोटिस ऑफ मैरिज, इसमें एक नोटिस दिया जाता है मैरिज का, 30 दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। इसमें इसमें एक नोटिस निकाला जाता है जिसमें 30 दिन पहले जो रजिस्ट्रार है उसे नोटिस देना होता है कि हम शादी कर रहे हैं। इसमें भी जो आयु सीमा है वो है 21 वर्ष पुरुष की और महिला की है 18 वर्ष। इसमें 3 गवाहों की जरूरत होती है, 3 गवाह इसमें कंपलसरी है। जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा सोलमनाइजेशन और सर्टिफिकेट जारी, जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा इस शादी को लीगल माना जाता है, वो इसको सोलमनाइजेशन को अप्रूव करता है और फिर उसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, उनको एक मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।